सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, निवास कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 18 मुद्रा का बदलता स्वरूप पढ़ेंगे। लेसन प्लान के अंतर्गत अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, मुद्रा का बदलता स्वरूप। दूसरा, आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप। तीसरा, बचत खाता, चालू खाता और स्थायी जमा खाता। चौथा, मुद्रा का निर्गम। पांचवा, बैंक के कार्य। छठवां, साख। सातवां, ऋण की शर्तें। और आठवां, भारतीय बैंक की भूमिका। तो बच्चों, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। मुद्रा का बदलता स्वरूप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुद्रा क्या होती है। तो मुद्रा जो है वर्तमान समय में मूल्यों का मापन और विनिमय का माध्यम है। हम दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं। हमारी आवश्यकताएं असीमित होती है। हम कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे व्यक्तियों से लेन देन करके या खरीद करके आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हम जितनी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं, खरीदने के परिणाम स्वरूप हमको उसका भुगतान करना पड़ता है। तो जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उसमें उपयोगिता होती है। तो उस उपयोगिता की मात्रा कितनी है, उस उपयोगिता की मात्रा के अनुसार हम मुद्रा या कोई अन्य चीज दूसरे व्यक्ति को देते हैं। तो जितनी मात्रा में हम वस्तु की उपयोगिता है और उस उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए हम अगले व्यक्ति को जितनी मुद्रा में भुगतान करते हैं, तो मुद्रा के रूप में जो भुगतान करते हैं तो हमको कष्ट होता है। तो जितनी मात्रा में हम तो कष्ट हो रहा है वो, और दूसरी चीज वस्तु से हमको जितनी मात्रा में उपयोगिता मिल रही है, तो उपयोगिता और उस उपयोगिता के परिणाम स्वरूप हम कितनी मात्रा में मुद्रा दे रहे हैं, उससे त्याग कर रहे हैं और उससे प्राप्त होने वाला कष्ट है, दोनों के बीच में जब सामंजस्य होता है तब हम उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। जैसे हम बाजार जाते हैं, बाजार में अनेक वस्तुएं देखते हैं। वस्तुओं को देखने के बाद में हम दुकानदार से वस्तु के बारे में क्या पूछते हैं, भैया ये वस्तु कितने की है, ये टमाटर कितने का है, कैसे लगा है। वो बोलता है टमाटर 100 रुपए किलो। कहने का मतलब ये है कि जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो वस्तुओं का मूल्य उसने बताया 100 रुपए। तो हम जब वस्तु खरीदते हैं तो हमको ये देखना होता है कि इस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है, वो उपयोगिता उस 100 रुपए देने के बाद जो हमको कष्ट होगा उसके बराबर है कि नहीं। अगर हमको उससे उपयोगिता 100 रुपए के बराबर मिल रही है तो हम उसको 100 रुपए देंगे और वस्तु क्रय कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। मूल्यों का मापन भी है। किसी वस्तु का मूल्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि हमारे दैनिक जीवन में हमें रुपये और पैसों की आवश्यकता होती है। इनसे हम लेन देन करते हैं। जहां हम इन रुपयों की आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं, वहीं हम लोगों को उनकी दी गई वस्तुएं एवं सेवाओं के बदले में भुगतान भी करते हैं। यही रुपये पैसे जो है वो मुद्रा है। इस प्रकार मुद्रा हमारी सभी वित्तीय आवश्यकताओं को, लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा है। हमने इतिहास में अध्यायों में लेन देन के लिए धातुओं के उपयोग के बारे में भी पढ़ा है। धातुओं को सुरक्षित रखना अपने आप में एक कठिन कार्य था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें हमेशा जो है लूटपाट और चोरी का भय बने रहता था। हम इतना पैसा लेकर रास्ते में जा रहे हैं, कोई हमारा पैसा लूट लेगा, कोई हमारा चोरी कर लेगा, इस प्रकार का भय बना रहता था।
व्यापार के लिए हर बार तौलने की सुविधा व्यवस्थित नहीं थी, तौलने की सुगम व्यवस्था नहीं थी। बाद में कुछ समस्याओं का समाधान सिक्कों के चलन से हुआ। सिक्कों में तौल निश्चित होती थी, उनको प्रमाणित करने के पीछे राजाओं की प्रतिष्ठा और पहचान होती थी। धातु के सिक्कों के रूप में मुद्रा का प्रचलन व्यापक हो गया है। सिक्कों के रूप में मुद्रा के चलने पर इसमें सरलता के साथ कुछ खामियां भी नजर आने लगी थी उस समय। सिक्कों की शुद्धता की जांच करने पर हर जांच में से खुरचने, छिलने और इनके भार में कमी के कारण व्यापारी गण इनकी शुद्धता पर और भार पर संदेह करने लगे। कुछ लोगों ने सिक्कों में मिलावटी धातुओं का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए सिक्कों के निर्माण व आकार में सुरक्षात्मक उपाय किए जाने लगे। आज भी हम देखते हैं कि सिक्कों के जो बाहरी परत की जो मोटाई होती है, उसकी जो परतें होती है, वो बाहरी परत की परतें मोटी होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो सिक्के हैं वो व्यापार के साथ साथ कुछ नई समस्या भी इसमें आने लगी। सामान खरीदने के लिए उन्हीं सिक्कों की जरूरत होती थी जो उस क्षेत्र में स्वीकार्य हो और चलते हो। हर क्षेत्र में अलग अलग सिक्के चलते थे। व्यापारियों की लेन देन के लिए एक तरह के सिक्के को दूसरे में बदलने की जरूरत होती थी। इस तरह एक को दूसरे में बदलना अपने आप में एक कारोबार बन गया। कई लोग इस काम में लगे हुए थे कि उस सिक्के को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर के लिए मुद्राओं का अदला बदली करते थे। तो भारत में व्यापारियों ने इस समस्या का एक हल निकाला। उन्हें हर बार सिक्कों के ढेर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिस शहर में उन्हें चीजें खरीदनी होती थी, वे उस जगह के लिए एक हुंडी लिखवा लिया करते थे। अब यहां पर एक उदाहरण भी दिया गया है हमको। कपूरथला के एक दीवान थे, उनका नाम था शेर अली खान। उनको दिल्ली जाना था। मिर्जा अमल बंगली राम जो पैसों का कारोबार करते थे, उनकी एक ऑफिस को उस समय गद्दी कहा जाता था, तो उनकी एक गद्दी दिल्ली में भी थी। दीवान शेर अली ने कपूरथला में मिर्जा अमल मंगली राम के यहाँ 4,000 रुपए जमा कर दिए। मिर्जा अमल ने दिल्ली में अपने मुनीम को एक पत्र लिखा कि वे दिल्ली में दीवान शेर अली को वहां चलने वाले पैसों में 4,000 रुपए अदा करें। दिल्ली में रुपये लेकर उन्होंने अपनी खरीदारी कर ली। तो इस प्रकार से हम देखें कि मुद्रा का सामंजस्य अदला बदली के रूप में हो गया और जो व्यापारी था वो दिल्ली जाकर के अपनी वस्तुएं खरीद करके वापस आ गया। तो इस प्रकार से मुद्रा ने अनेक समस्याओं का समाधान किया। व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार बढ़ने के साथ ही साथ मुद्रा के नए स्वरूप भी जो है प्रचलन में आने लगे। अब पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हो गया। सराफा व्यापारी द्वारा रखे गए सोने या चांदी की रसीदें प्रामाणिक मानी जाने लगी, क्योंकि ये उन्हें सुरक्षित रखते और मांगने पर लोगों को उनका सोना व चांदी वापस मिल जाता था। इस प्रकार विश्वास बनता गया और व्यापारी आपसी लेन देन में शुरुआती तरीके से सराफा व्यापारी के द्वारा दिए गए वचन पत्र के आधार पर सौदों को स्वीकार करने लगे। इस तरह शुरुआती बैंक बनने लगे और उनकी स्वीकार्यता जो है वो व्यापक रूप में बढ़ने लगी। साथ ही पत्र मुद्रा जो है उसमें भी लोगों का विश्वास गहरा होता गया। जो आज हम चेक के रूप में देखते हैं वो पत्र मुद्रा ही है। तो आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप कैसे हो गए, किस रूप में हो गए है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम लेन देन के लिए रुपये और पैसों का उपयोग करते हैं। उसके पीछे सर्व स्वीकार्यता की बात है, इसका चलन है, क्योंकि सभी इसे स्वीकार करते हैं। विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप से अधिकृत मान्यता देती है। यह वैधानिक है, इसलिए लेन देन में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी अलग अलग रुपयों पर मैं धारक को 5 का नोट है तो 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, 10 रुपए तो 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, 50 रुपए तो 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, 100 रुपए तो 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो इस प्रकार से अलग अलग रुपयों पर
ये लिखे रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो पहले इस कथन के पीछे क्या लिखा रहता था? पुरानी परंपरा के अनुसार उस कीमत की सोना या चांदी देने का वचन देता हूं, ऐसा लिखा रहता था। यदि आपको बैंक द्वारा दी गई पत्र मुद्रा पर विश्वास नहीं हो तो आप उतनी रकम की सोना या चांदी आप ले सकते हैं। आज इस वचन के पीछे सरकार का विश्वास है कि आपके हाथ में जो रुपया है, उस रुपए का नोट है, वह बाजार में चलेगा, स्वीकार होगा। उतने रुपये की वस्तु आप खरीद सकते हो। आज सर्व स्वीकार्यता और सरकार के प्रति लोगों के विश्वास पर रुपए पैसे का चलन टिका हुआ है। सरकार यह विश्वास कैसे बनाए रखती है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में हम वित्तीय लेन देन के लिए नगद के साथ नगद रहित व्यवहार भी करते हैं। हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नगद रुपयों के अलावा हम चेक का उपयोग करते हैं, डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं और वस्तुओं का भुगतान करते हैं। बैंक हमारे खातों में जमा रुपयों के आधार पर हमको डेबिट कार्ड देते हैं। जब हम किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर दुकानदार या विक्रेता को चेक देते हैं, वह दुकानदार उस चेक को अपने खाते में जमा करा देता है। बैंक द्वारा चेक प्रमाणित करके खाते में उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार बैंक के खाते के द्वारा लेन देन आसान और सुगम हो जाता है। वर्तमान युग में बैंक खाते मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्वरूप हो गए हैं। अब हम देखेंगे, बच्चों परीक्षा में कई बार आता है कि ग्राहकों के पैसे बैंकों में किन किन खाते में जमा होते हैं। तो आपको बताना है बच्चों, बैंकों में ग्राहकों के पैसे बचत खाता, चालू खाता और स्थायी जमा, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, वहां जमा होते हैं। अब बचत खाते को हम बचत खाता क्यों कहते हैं? तो यहां पर देखते हैं कि बचत खाते में हम अपनी आय का कुछ हिस्सा जमा करते हैं। हमारी जो आय रहती है हम उपयोग करते हैं उस आय का, और उसके बाद जो बच जाता है उसको ले जाकर के हम बैंक में जमा करते हैं। इसलिए इन खातों को हम बचत खाता कहते हैं। अब दूसरा जो होता है वो चालू खाता। चालू खाता व्यावसायिक ग्राहक अपने रुपयों को रखते हैं जिनकी जरूरत उन्हें अक्सर पड़ते रहती है। इन खातों में प्रतिदिन पैसा निकलते हैं और जमा होते हैं, इसलिए इन खातों को चालू खाता कहते हैं। चालू खाते एवं बचत खाते में हम जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, यानी किसी को भुगतान करने के लिए चेक दे सकते हैं। यह हमारा पैसा है जिसे बैंक ने सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है। बैंक यह वचन देती है कि मांगने पर हमें यह पैसा हमेशा उपलब्ध होंगे, इसलिए इन्हें मांग जमा राशि कहा जाता है। बच्चों, कभी कभी परीक्षा में आता है मांग जमा राशि क्या है, तो आपको बताना है कि बैंकों में जो पैसे हैं वो हमारे पैसे हैं जिसे बैंक ने सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है। और बैंक हमें यह वचन देती है कि जब हम उसे मांगेंगे तो वो पैसे हमको उपलब्ध हो जाएंगे। तो बैंकों में जमा राशि हमारे मांगने पर हमें वापस मिलेगा, इसलिए मांग जमा राशि। जमा राशि को मांगना मांग जमा राशि कहलाता है। इसी कारण यह लेन देन को व्यवहारिक और सुगम बना देती है। इसे कुछ उदाहरण से भी अपन समझ सकते हैं। जैसे देखते हैं कि डेबिट कार्ड आज भुगतान के साधन के रूप में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। बैंक हमारे खातों में जमा रुपए के एवज में हमें कार्ड जारी करते हैं। इन कार्डों में हमारे खाते की जानकारी से लेकर के हमारे व्यक्तिगत जानकारी भी होती है। जैसे ही हम किसी चीज की खरीद पर दुकानदार को पैसे का भुगतान करते हैं तो उसके लिए हम दुकानदार को अपना कार्ड देते हैं। दुकानदार अपनी दुकान में जो स्वाइप मशीन रखी होती है उस मशीन में कार्ड को डालता है। मशीन उस ग्राहक के बैंक खाते को प्रमाणित करता है। ग्राहक अपना पिन कोड डालता है और दुकानदार जितनी राशि अंकित करता है उसको स्वीकार करता है। बाद में उतनी रकम दुकानदार के खाते में ग्राहक के खाते से भेज दी जाती है। आपने किसी दुकान से मान लो 15,000 रुपए का नगद रहित खरीदी की है और आपको दुकानदार को चेक से भुगतान करना है, तो आप वो भी चीज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि स्थायी जमा राशियों का भी उपयोग हम आसानी से
कर सकते हैं। स्थायी जमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें ग्राहक आमतौर पर एक निश्चित समय के पूर्व नहीं निकालना चाहते। बैंक अपने ग्राहकों को स्थायी जमा राशियों पर अधिक ब्याज देती है। चलो, तो यहां पर देखते हैं कि ये सभी व्यवहार जो है नगद रूप में खर्च किए बिना हम संभव नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें नगद रहित भुगतान भी कहते हैं। और ये सारे जो रुपयों का लेन देन है उसका आधार जो है बैंक के खाते होते हैं। बैंक हमारी जमा राशि के आधार पर ही नगद रहित सुविधा भी हमको प्रदान करती है। अतः हमें नहीं नगद रहित भुगतान की सुविधा बैंकों के आपसी लेन देन व्यवहार से ही संभव हो पाता है। हमारे खाते अलग अलग बैंक में होते हैं, पर वे आसानी से एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। मान लो हमारा खाता है स्टेट बैंक में भी है और ग्रामीण बैंक में भी है। हमारा वेतन मान लो स्टेट बैंक में आ रहा है, लेकिन हम अपना पैसा जो ग्रामीण बैंक में जमा करना चाहते हैं, तो हम एक चेक के माध्यम से ग्रामीण बैंक में जमा करेंगे या उसे स्टेट बैंक में जमा करेंगे और उतना पैसा जो है वो ग्रामीण बैंक के खाते में स्टेट बैंक से ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे खाते अलग अलग बैंक में होते हैं और वो जो है आसानी से एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। बैंक के बीच की यह व्यवस्था सरकार ने बनाई है। इनसे हमने जाना कि मुद्रा के दो स्वरूप होते हैं। पहला, नगद रहित जो हमारे पास होता है, हम अपने पर्स में जो पैसा रखे रहते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 जो हमारे पर्स में है वो नगद पैसा है। दूसरा वह जो मांग राशि कहते हैं, जिन्हें हम बैंकों में रखते हैं और उसको मांगने पर बैंक हमको देती है। तो इस प्रकार से पहला नगद राशि जो हमारे पास होता है और दूसरा मांग जमा राशि जो हमारे खाते में बैंकों में रखे होते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बैंक व्यवस्था के द्वारा निर्मित खाते हमारे लिए कितने जरूरी है। इन पैसों के द्वारा लेन देन होता है और साथ ही साथ हम बचत खाते को जो बैंक में रखे हुए हैं वो भी चीज कर लेते हैं। तो इस बैंक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना सरकार का काम है। तभी हमारा विश्वास सरकार पर बना हुआ है, हम सहज तरीके से उसका उपयोग करते हैं, अतः सर्व स्वीकार्यता बनी रहती है। बैंकों की देखरेख में ये सारा काम किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो मुद्रा होती है, तो ये जो मुद्रा है इसके विशिष्ट लक्षण भी हमको देखने को मिलते हैं कि ये सभी वित्तीय लेन देन में स्वीकार्यता होती है। मुद्रा की साख इसमें सार्वभौमिकता से होती है। यह हमारे लेन देन को सरल बना देती है। अब हम देखते हैं कि किसी भी देश के अंदर वहां उपयोग होने वाले पैसों के आधार पर मूल्यों का मापन किया जाता है। किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत पता करने के लिए हम मुद्रा में जो राशि अंकित होती है उस आधार पर हम मूल्यों का भुगतान करते हैं। मुद्रा का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति तरह तरह की वस्तुएं भिन्न भिन्न कीमतों पर खरीद सकता है। अर्थात एक व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकता की पूर्ति जिन पर अलग अलग कीमतें अंकित होती है उसकी माप रुपये या मुद्रा में कर उसका भुगतान कर सकता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, पूछते हैं हम टमाटर का क्या रेट, दुकान वाला बताता है कि टमाटर 100 रुपए किलो। हम अपने जेब से 100 का नोट निकालते हैं, उसमें 100 लिखा रहता है, वो चीज़ हम दुकानदार को दे देते हैं। हमने उसको 100 का नोट दिया, उसने हमको 1 किलो टमाटर दिया। इस प्रकार से भुगतान हमारा हो गया, हमने वस्तु का क्रय कर लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक मुद्रा वर्तमान और भविष्य के संभावित भुगतान का आधार होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए 2 वर्ष बाद लौटाने की शर्त पर उधार लेते हैं, तो 2 वर्ष बाद हम मूलधन के साथ उसमें ब्याज भी जोड़ देते हैं और उसके बाद हमने जिससे कर्ज लिया है उसको मुद्रा के रूप में ही अदा करते हैं।
उसी प्रकार आज हमारे पास जो पैसे है उसका उपयोग हम भविष्य में आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम नगद रहित पैसा आपत्ति के लिए, विषम परिस्थितियों के लिए रखे रहते हैं। तो यही सुगमता मुद्रा को सर्व स्वीकार्यता प्रदान करती है। आज वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय वस्तु एवं सेवाओं में न होकर मुद्रा के माध्यम से होता है। इससे वस्तु विनिमय में जो कठिनाई आती थी वह दूर हो गई है। अब हम देखेंगे कि मुद्रा का निर्गम, निर्गम मतलब जारी। तो मुद्रा को जारी कौन करता है? तो यहां पर देखते हैं कि मुद्रा को जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। तो प्रत्येक देश अपने देश की मुद्रा का निर्गमन केवल केंद्रीय बैंक के द्वारा ही करता है। यह केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। देश में जितने भी बैंक होते हैं उनका खाता इनके पास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। यह भारत की सभी मुद्रा को छापने का, उसका निर्गम करने के लिए अधिकृत संस्था है। सिक्कों को भारत सरकार जारी करती है। हमारे आसपास दिखने वाले सभी वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। इनके संचालन की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक ही देता है। यह सभी वाणिज्यिक बैंकों की नीतियों और नियमों का निर्धारण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां ही जो है वाणिज्यिक बैंकों के उधार लेन देन, जमा राशियों पर ब्याज दर की और उसके जो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है उसके नियम होते हैं, सब चीज भारतीय रिजर्व बैंक तय निश्चित करती है। सभी देश अपने अपने केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही मुद्रा और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। प्रत्येक देश के मुद्रा में उसके देश की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती है, जैसे इतिहास और व्यक्तियों की जानकारी हम उस मुद्रा को देख करके सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे देश की मुद्राओं में देखते हैं हम, महात्मा गांधी का फोटो रहेगा, चित्र रहता है, इंदिरा गांधी का चित्र रहता है, तो साथ ही साथ उसमें सन भी लिखा होता है। तो इन सारी चीज़ों से हमको हमारे देश की आज़ादी के समय के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में और जो इतिहास है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि बैंक के कार्य। तो हमने ये देखा कि बैंक का फर्ज बनता है कि मांगने पर खातेदारों को नगद पैसा अदा करें। बैंक के अनेक खातेदार होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे खातेदार अपने सारे पैसा निकालने के लिए एक साथ आ जाए। मानो किसी के बैंक के पास में 2000 खातेदार है, तो किसी दिन मुश्किल से 25 या 30 लोग ही अपने पैसा मांगने के लिए आते हैं और शायद महीने के शुरुआत में ज्यादा लोग आते हैं और बाद में कम लोग आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक किसान है, उसको पैसे की जरूरत कब पड़ती है? जब वो खेतों की बुआई करता है, उस समय उसको पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, नगद मांग होती है। और जब उसका फसल कट जाता है तो पैसे को जमा करने के लिए बैंक में आते हैं। उसी प्रकार से हर दिन कुछ ही लोग नगद पैसा निकालने के लिए आते हैं और कुछ लोग जमा भी करते हैं। तो इससे बैंकों का ये अनुभव हो जाता है, ये पता चल जाता है कि दिन भर में लगभग कितने लोग पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उतने पैसों का बैंक जो है वो प्रबंध करके रखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बनाया है कि किसी भी बैंक के पास नगद की कमी ना हो। मांगने पर लोगों को अपने पैसे नगद दिए जाए, इस वचन में विश्वास बनाए रखना होता है सभी बैंकों को। आमतौर पर सभी लोग अपना पैसा नगद मांगने नहीं आते, वे उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर नगद निकालने या फिर चेक से लेन देन करते हैं। अब सवाल उठता है कि बैंक इन खातों में लोगों के जमा पैसों का क्या करती है? तो बैंक जो है वो दो प्रकार से कार्य करती है। लोगों के पैसे जमा करने का काम करती है, उसके लिए वो खाते खोलती है लोगों का, और जरूरत पड़ने पर जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उनको लोन के रूप में कर्ज ऋण देती है। तो ये कार्य है जो बैंक का, वो एक ही तराजू के दो पड़ले हैं।
एक तरफ लोगों से पैसे जमा करवाती है, खाते खोलती है, वहीं पर जरूरतमंद लोगों को ऋण देती है, कर्ज देती है। अक्सर आपने ये सुना है कि दुकान लगाने के लिए, कारखाना लगाने के लिए, ट्रैक्टर या मोटर खरीदने के लिए बैंक जो है लोगों को लोन या कर्ज देती है। लोगों को कर्जा देने के लिए बैंक के पास धन कहां से आता है? तो यहां पर देखने वाली बात है कि लोग अपने बचत के पैसे बैंक में बचत या मियादी खातों में जमा करते हैं। बैंक में जमा पैसों से बैंक दूसरे को उधार या लोन देती है। कर्जदारों से जो ब्याज मिलता है उसी में से जो पैसे जमा करने वालों को बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है और बैंक को चलाने के लिए खर्च भी किया जाता है। अब हम देखेंगे साख। तो साख मतलब व्यक्ति की क्षमता को बताता है, व्यक्ति की क्षमता को बताता है और व्यक्ति की वित्तीय क्षमता को बताता है। तो वित्तीय क्षमता का आकलन करके ऋण प्रदान करना, किसी व्यक्ति की वित्तीय क्षमता का आकलन करके उसको ऋण प्रदान करना साख कहलाता है। हम अपनी आवश्यकता की अनेक वस्तुओं को खरीदने के लिए प्राय अपने पास रखे रुपयों पैसों का उपयोग करते हैं। हमें कई बार ऋण लेने की जरूरत भी पड़ जाती है, तो हम ऋण जैसे अपने परिचित लोगों से ले लेते हैं, किसी स्वजन से ले लेते हैं, व्यापारी से ले लेते हैं, या फिर ऋण देने वाली जो संस्थाएं होती है जैसे बैंक हो गया आदि वित्तीय संस्थाओं से हम उधार लेते हैं। बैंक, व्यक्ति या अन्य संस्थाएं हमारी वित्तीय क्षमता का आकलन करके हमको ऋण प्रदान करती है, जिन्हें हम कुछ समय के बाद ब्याज सहित लौटाते हैं। हमें कई बार व्यापारी पैसे चुकाने के लिए समय देते हैं या सामान खरीदने के पहले पैसे देते हैं। तो इन्हीं सब ऋण या ऋण जैसी परिस्थितियों को ही हम साख कहते हैं। साख हमारी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ये हमारी तत्कालीन क्रय क्षमता और खरीदने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। वहीं पर बैंक या फिर व्यक्ति जो हमें ऋण देते हैं उसके एवज में हमसे ब्याज के रूप में किराया भी लेते हैं। वह ब्याज हम बैंकों के पैसों के उपयोग के बदले में किराए की तरह कुछ समय के अंतराल में मूल राशियों के साथ जोड़कर चुकाते हैं। इस तरह किसी संस्था या व्यक्ति के उधार से जहां एक व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की चीजें मिल जाती है, वहीं पर दुकानदार की कुछ चीजें बाजार में ग्राहकों को ऋण सुविधा देने पर बिक जाती है। यह व्यवस्था ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए तात्कालिक हित साधने में सहायक होती है। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति को इससे फायदा भी होता है और किसी व्यक्ति को ऋण का नुकसान भी होता है। तो इसके सकारात्मक पहलू भी होते हैं ऋण लेने के, उधार लेने के, और नकारात्मक भी होते हैं। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, उसको नियमित वेतन मिलता है ना, तो उस कर्ज को चुका लेता है। वहीं पर कृषक होता है, उसको फसल नुकसान होने से उसका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नुकसान हो जाता है उसको। तो देखते हैं अपन एक उदाहरण के माध्यम से इसको ऋण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। तो यहाँ पर सुरेश एक कामकाजी व्यक्ति है, उसे मासिक नियमित आय प्राप्त होती है। वह अपनी सीमित आय के लिए एक आवास नहीं बना पाता। उसके पास आय सीमित है, सीमित आय होने के कारण वो आवास नहीं बना पाता, उसका पूरा खर्चा हो जाता है। उसे आवास ऋण से अपना मकान बनाने के लिए शर्तों पर ऋण मिल जाता है। सुरेश द्वारा बैंक से ऋण लेकर मकान बनाने के कारण मकान से जो जुड़े हुए लोग हैं, उस जैसे हम देखते हैं भवन निर्माण सामग्री का विक्रेता, कारीगर, सभी को वस्तु और सेवाओं की बिक्री जो है वो बढ़ जाती है। हमको सीमेंट लाना है तो सीमेंट की दुकान से हम सीमेंट खरीद लेते हैं, छड़ का जाल खरीदना है तो छड़ की दुकान से जाकर हम छड़ खरीद लेते हैं। इस प्रकार से तो जहां पर हमने बैंकों से पैसा लिया वहीं पर मार्केट में उस पैसे का विनियोग हो गया। इससे समग्र रूप से जो समाज के जो लोग होते हैं उनके आय के स्तर में वृद्धि हो जाती है। सुरेश का नवनिर्मित भवन मकान भी जो है वो बैंक से ऋण लेकर के तैयार हो जाता है। अब वो ऋण पटाते रहता है
तो सुरेश का जो नवनिर्मित मकान है बैंक या ऋणदाता के रूप में है ना, तो वो जो है बैंक के पास में बंधक रूप में रहता है, जिससे वह ऋण की राशि ब्याज से चुकाने पर एक निश्चित समय की अवधि के बाद में जब उसका ऋण चुक जाता है तो वो उस बंधक से मुक्त हो जाता है और उसका घर जो है वो आसानी से बन जाता है और घर में वो ऐसो आराम से रहने लगता है, चिंता मुक्त हो जाता है। जो घर बना नहीं पा रहा था बैंकों से ऋण लेकर के थोड़ा थोड़ा चुकाते चुकाते उस ऋण को उसने पूरा चुका दिया और ऋण मुक्त हो गया, घर बन गया उसका। तो यहाँ ऋण जो है सकारात्मक भूमिका अदा करता है। दूसरी ओर अपन देखते हैं ऋण की सुविधा एक और हमें आवश्यकता एवं आय संपत्तियों में वृद्धि के अवसर प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर ये कई लोगों पर ऋण का बोझ में जकड़ भी लेती है। अब यहाँ हम एक कृषक के बारे में देखते हैं। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है, इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए वह साहूकार से ऋण लेती है, लेकिन कीटों के हमले के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। यद्यपि स्वप्ना फसल की महंगी कीटनाशक दवाइयां भी छिड़कती है, उससे उस फसल पर कोई फर्क नहीं पड़ता और फसल जो नुकसान हो जाता है। वो साहूकार को पैसा लौटाने में असफल हो जाती है और साल के अंदर यह ऋण जो है वो बड़ी रकम में बन जाता है, ब्याज नहीं चुका पाती, जितना ली रहती है उससे रकम बहुत बढ़ जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती करने के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन उतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना ऋण वापस कर सके। जितना कर्ज उसका बढ़ गया उसको वापस कर सके, उतना उसका उत्पादन नहीं होता। वो कर्ज के जाल में फंस जाती है। उसको चुकाने के लिए, ऋण को चुकाने के लिए उसे अपने जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो अपन देखते हैं कि स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से उसकी ऋण अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को एक ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। यहाँ ऋण ने नकारात्मक भूमिका अदा की है। अब देखेंगे हम ऋण की शर्तें। तो हम जिस व्यक्ति से ऋण लेते हैं, किसी से उधारी लेते हैं, तो उनमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, कौन कौन सी शर्तें होती है उसके बारे में देखते हैं। तो ऋण की परिस्थितियों को समझने के लिए ऋण की शर्तों को समझना जरूरी हो जाता है। हर ऋण में ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार जो है मूल रकम के साथ में अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई भी चीज गिरवी रखने की मांग कर सकता है। यह ऐसी संपत्ति है जिसे उसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो इन वस्तुओं का उपयोग करता रहेगा। भूमि है, इमारत है, गाड़ी है ना, तो जो उधारदाता है वो इन वस्तुओं का उपयोग करता रहता है। यदि कर्जदाता उधार वापस नहीं कर पाता है तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति को बेचने का अधिकार भी होता है। तो उपरोक्त बातों से हम अभी देखते हैं कि संस्थागत साख, जिसके अंतर्गत बैंक और सोसाइटी आते हैं, इनमें ऋण की शर्तें सरल है, कम ब्याज पर हो जाता है और ग्राहकों के अनुकूल होती है। किंतु हम देखते हैं कि किसान है, छोटे व्यापारी है, कामगार है, जरूरतमंदों को सस्ते ऋण पर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी प्रयास जारी है। यह प्रयास उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता करती है, साथ ही साथ उन्हें ऋण के लिए सार्थक वातावरण भी प्रदान करती है। अब हम देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है, सारे बैंकों के खाते यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस व्यवस्था को बनाए रखने एवं उसमें विश्वास बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। बैंकों की व्यवस्था के कारण ही बैंक खाते मुद्रा का स्वरूप लेते हैं। अपनी जरूरतों के अनुसार
हम नगद निकाल सकते हैं एवं चेक के द्वारा लेन देन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंकों पर कई नियम करवाती है। उदाहरण के लिए सभी बैंकों को अपनी सभी डिपॉजिट का 4% भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा नगद रखना पड़ता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसके पास नगद की कमी ना हो। खातेदारों को मांगने पर नगद दिया जा सके, इसके लिए वे अनुभव के आधार पर अलग से नगद रखते हैं। इसी प्रकार बैंकों को हर खातेदार के लिए 1 लाख का डिपॉजिट बीमा करवाना होता है। यदि बैंक किसी परिस्थिति में नहीं चल पाए तो इस बीमा का उपयोग वो कर सकते हैं। कई बार बैंक के प्रति अफवाहें फैलने लगती है कि बैंक घाटे में जा रहा है और लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक आकर के परिस्थितियों को संभालता है, क्योंकि बैंकों की निगरानी करना उसका दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में रुपयों और पैसों की कमी ना हो। इसके लिए जरूरत के अनुसार वह सरकार को नोट छपवाने और सिक्के बनवाने की मांग करती है। साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में नकली नोट न चले। इसके लिए सख्त निगरानी की भी जरूरत पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के लेन देन के लिए कई नियम लागू करवाती है। वाणिज्यिक बैंक अपने मुनाफे के लिए संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकती। यदि उसके पास कोई संपत्ति गिरवी रखी गई है और कर्जदार ऋण अदा नहीं कर पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपनी रकम वसूल कर सकती है। कुछ बैंकों में, जैसे कि शेयर बाजार में, बैंक सीमित पैसे लगा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक को सभी बैंकों की निगरानी करने का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना भी कि उनके बैंकों द्वारा दिए गए ऋण सुरक्षित है और लोगों द्वारा वापस नहीं किए जाने वाले ऋण बहुत ही सीमित संख्या में है। कई बार इसके लिए सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत होती है। बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए कई तरह की निगरानी की भी जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकार ने नियमों के अनुसार कई क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना है, अर्थात ऋण के लिए प्राथमिकता दी गई है। कई क्षेत्रों में लोगों को ऋण दिया जाए, उस क्षेत्र का विकास किया जाए, तो बैंकों के दबाव बनाए जाते हैं, बैंकों पर दबाव बनाए जाते हैं कि वे इन क्षेत्रों को ऋण दें। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक किन किन क्षेत्रों में विकास के लिए ऋण देती है, तो कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों को आवास के लिए, छोटे उद्योगपतियों को उद्योग के लिए, निर्यात आदि क्षेत्रों के लिए 40% ऋण देने के आदेश है। इस प्रकार सरकार की भूमिका बैंकिंग व्यवस्था को बनाए रखना है ताकि वह सुगम और सुरक्षित रहे। इसके साथ ही साथ विकास की दृष्टि से ऋण व्यवस्था को जो समाज के वंचित समूह हैं या वंचित क्षेत्र है, वहां तक पहुंचाने में भारतीय रिजर्व बैंक अपने अहम लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। तो इस प्रकार हमारा आज का यह लेसन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।